कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। आशा करता हूं कि आपको जो ये घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल पा रहा है उसे आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले लिया होगा। तो आज के कक्षा में, आज के पाठ में भी आपको जो प्रश्न आए आपके मन में, उस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड की शुरुआत रोज की तरह हम कक्षा 9 की पढ़ाई के साथ करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले गणित में बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम विज्ञान में जीवन की मौलिक इकाई, जिसको हम सेल कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। कक्षा 9वीं के पढ़ाई के बाद हम एक और रोचक कहानी, इंटरेस्टिंग कहानी देखेंगे, जिसका नाम है लूना और तूफान, और जानेंगे कि ये लूना की क्या कहानी है। उसके बाद हम कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू करते हुए गणित में बहुपद पाठ को पढ़ेंगे, जिसके बाद हम विज्ञान में जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे और हमारे शरीर में जो अलग अलग ऑर्गन्स है, अलग अलग सिस्टम है, वो कैसे काम करता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ बहुपद का भाग 4 पढ़ेंगे। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था शेषफल प्रमेय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपदों का गुणनखंडन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। बहुपदों का गुणनखंडन शुरू करने से पहले हम जानेंगे गुणनखंड प्रमेय, जो कुछ इस तरह परिभाषित है। यदि px जिसकी घात n, जो कि 1 से अधिक या 1 के बराबर वाला एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो, तो x माइनस a px का एक गुणनखंड होता है यदि pa बराबर 0 हो, और pa बराबर 0 होता है यदि x माइनस a px का एक गुणनखंड हो। यानी कि अगर कोई बहुपद px जिसकी घात 1 से अधिक या 1 के बराबर है और a कोई वास्तविक संख्या है, तो pa बराबर अगर 0 हो तो x माइनस a px का एक गुणनखंड होता है, और यदि x माइनस a px का एक गुणनखंड होगा तो pa बराबर 0 होता है। चलिए अब हम गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके कुछ प्रश्नों का हल करेंगे। यहाँ हमें एक प्रश्न दिया हुआ है जिसमें हमें जांच करना है कि x जमा 2 बहुपदों x की घात 3 जमा 3 गुणे x की घात 2 जमा 5 गुणे x जमा 6 और 2 गुणे x जमा 4 का एक गुणनखंड है या नहीं। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले x जमा 2 के शून्य ज्ञात करेंगे, जो कि मिलेगा हमें x जमा 2 बराबर 0 को हल करने से, जिससे हमें मिल जाएगा x बराबर घटा 2, यानी कि x जमा 2 का शून्य घटा 2 है। मान लेते हैं हम कि हमारा बहुपद px बराबर है x की घात 3 जमा 3 गुणे x की घात 2 जमा 5 गुणे x जमा 6, और हमारा बहुपद Sx है 2 गुणे x जमा 4 के। अब हम इस प्रश्न में px बराबर x की घात 3 जमा 3 गुणे x की घात 2 जमा 5x जमा 6 में x के स्थान पर घटा 2 को प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा p घटा 2 बराबर घटा 2 की घात 3 जमा 3 गुणे घटा 2 की घात 2 जमा 5 गुणे घटा 2 जमा 6,
जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा घटा 8 जमा 3 गुणे 4 जमा घटा 10 जमा 6, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा घटा 8 जमा 12 घटा 10 जमा 6 यानी कि 0। और हम गुणनखंड प्रमेय के अनुसार यह कह सकते हैं कि x जमा 2 x की घात 3 जमा 3 गुणे x की घात 2 जमा 5x जमा 6 का एक गुणनखंड है। अब हम हमारे Sx में जहाँ x है वहाँ पर घटा 2 को प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा 2 गुणे घटा 2 जमा 4, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 0। और यहाँ भी हम गुणनखंड प्रमेय के अनुसार कह सकते हैं कि x जमा 2 2x जमा 4 का एक गुणनखंड है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि x घटा a 4 गुणे x की घात 3 जमा 3 गुणे x की घात 2 घटा 4x जमा k का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमें यह दिया हुआ है कि x घटा a हमारे बहुपद px बराबर 4 गुणे x की घात 3 जमा 3 गुणे x की घात 2 घटा 4x जमा k का एक गुणनखंड है। यानी कि गुणनखंड प्रमेय से हम यह कह सकते कि pa बराबर 0 होगा। अब हम इस प्रश्न में जहाँ px x है वहाँ पर हम 1 को प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा p1 बराबर 4 गुणे 1 की घात 3 जमा 3 गुणे 1 की घात 2 घटा 4 गुणे 1 जमा k, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 4 जमा 3 घटा 4 जमा k, जो कि बराबर होगा 0 के, क्योंकि p1 बराबर है हमारा 0 के, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा k बराबर घटा 3। तो इस तरह हमने k का मान ज्ञात कर लिया। अब हम बहुपदों का गुणनखंडन सीखेंगे मध्य पद विभक्त विधि से। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया है 6 गुणे x की घात 2 जमा 17x जमा 5, जहाँ मध्य पद है हमारा 17। अब हमें प्लस 17 को ऐसी दो संख्याओं में बांटना है p और q में। जब हम p और q को जोड़े तो हमें मिले 17, और जब हम p और q को गुणा करें तो हमें मिले 30। आप सोच रहे होंगे कि ये 30 कहाँ से आया? यह 30 हमें हमारे बहुपद के अचर और हमारे पद 6 गुणे x की घात 2 में x की घात 2 का गुणांक को गुणा करके मिला है। अब हम 30 के गुणनखंड युग्म को देखेंगे, जो कि होते हैं 1 गुणे 30 बराबर 30, 2 गुणे 15 बराबर 30, 3 गुणे 10 बराबर 30, 5 गुणे 6 बराबर 30। इन युग्मों में हमें 2 और 15 के युग्म से प्राप्त होगा 17, यानी कि हम हमारे बहुपद 6 गुणे x की घात 2 जमा 17x जमा 5 को लिख सकते हैं 6 गुणे x की घात 2 जमा 2 जोड़ 15 गुणे x जमा 5, जिसे सरलीकरण करने पर हमें मिल जाएगा 6 गुणे x की घात 2 जमा 2x जमा 15x जमा 5। 6 गुणे x की घात 2 को हम लिख सकते हैं 2x गुणे 3x, और 15x को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 3x। अब हम 6 गुणे x की घात 2 और 15x की जगह इन संख्याओं को प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा 2x गुणे 3x जमा 2x जमा 5 गुणे 3x जमा 5, जिसे हम लिख देंगे 2x गुणे 3x जमा 1 जमा 5 गुणे 3x जमा 1। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यह कैसे लिखा, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर 2x हमारे दोनों पदों में है और 5x हमारे दोनों पदों में है, तो यहाँ से हमने 2x
और 5 को उभयनिष्ठ लेकर लिख दिया है, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 2 गुणे 3x जमा 1 जमा 5 गुणे 3x जमा 1, जिसे हम लिख सकते हैं 3x जमा 1 गुणे 2x जमा 5। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें हमें बहुपद y की घात 2 घटा 5y जमा 6 का मध्य पद विभक्त विधि से गुणनखंडन करना है। हमारा बहुपद है y की घात 2 घटा 5y जमा 6, जहाँ हमारा मध्य पद है घटा 5। अब हमें घटा 5 को ऐसे दो संख्याओं में बांटना है, जिसे जब हम जोड़ें तो हमें मिले घटा 5 और जब हम उन्हें गुणा करें तो हमें मिले 6। ये 6 आया है हमारे बहुपद का अचर संख्या और हमारे पद y की घात 2 का गुणांक, जो कि है 1, जिससे हमें प्राप्त हो रहा है 6 उन्हें गुणा करके। अब हम 6 के गुणनखंड युग्म देखेंगे, जो कि हैं 1 गुणे 6 बराबर 6, 2 गुणे 3 बराबर 6, घटा 2 गुणे घटा 3 बराबर 6, घटा 1 गुणे घटा 6 बराबर 6। यहाँ पर घटा 2 और घटा 3 ऐसे युग्म हैं जिन्हें जोड़कर हमें मिल रहे हैं घटा 5, जिनका प्रयोग करके हम y की घात 2 घटा 5y जमा 6 को लिख सकते हैं y की घात 2 जमा घटा 2 जमा घटा 3 गुणे y जमा 6, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा y की घात 2 घटा 2y घटा 3y जमा 6, जहाँ y की घात 2 को हम लिख सकते हैं y गुणे y और 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। अब हम y की घात 2 की जगह पर y गुणे y को प्रतिस्थापित करेंगे और 6 की जगह पे 2 गुणे 3 को प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा y गुणे y घटा 2y घटा 3y जमा 2 गुणे 3, जिसे हम लिख सकते हैं y गुणे y घटा 2 घटा 3 गुणे y घटा 2, जिसे हम लिख सकते हैं y घटा 2 गुणे y घटा 3। तो इस तरह हमने बहुपद y की घात 2 घटा 5y जमा 6 का मध्य पद विभक्त विधि से गुणनखंडन किया है। आज के इस वीडियो में हमने सीखा बहुपदों का गुणनखंडन। हम हमारी अगली वीडियो में सीखेंगे बीजीय सर्वसमीकाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा अध्याय है जीवन की मौलिक इकाई भाग 1। दोस्तों, आज हम इस अध्याय के प्रथम भाग को समझेंगे और जानेंगे कि कोशिका क्या होती है, जिसके बाद हम समझेंगे कि कोशिका की खोज किसने करी थी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि हमारे पृथ्वी में बहुत से जीव जंतु खुशी खुशी रहते हैं। पर दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि ये जीव जंतु किस चीज के बने होते होंगे? चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारे पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु रहते हैं वे कोशिकाओं के बने होते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोशिका क्या होता है। दोस्तों, सभी जीव जंतु छोटी सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। दोस्तों, आपने अपने आसपास इमारतों को देखा होगा, इमारतों को बनते हुए भी देखा होगा। एक एक ईंट को जोड़ा जाता है और जैसे ही एक एक ईंट जुड़ती है वैसे दीवारें खड़ी हो जाती हैं। उस तरीकों से दीवारों से मिलकर एक कमरा बनाया जाता है और फिर ऐसे ऐसे कर कर एक इमारत बन जाती है। तो अगर हम देखें तो इमारत का जो छोटा सा उपकरण था जिससे इमारत बनी वह ईंट थी। तो वैसे ही अगर हम देखें तो जीवित जीव भी छोटी सूक्ष्म इकाइयों से बनते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। कोशिका को जीवन का निर्माण खंड कहा जाता है। दोस्तों, चाहे वह इंसान हो या जानवर हो, पेड़ हो या पौधे हो, सभी कोशिकाओं से बनते हैं। इसीलिए इन्हें जीवन का निर्माण खंड कहते हैं और कोशिका के अध्ययन को कोशिका का विज्ञान कहते हैं। सभी जीव जंतु इन कोशिकाओं की मदद से कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। दोस्तों, और हम यह भी कह सकते हैं कि कोशिकाएं हमारे जीवन का आधार है। चलिए दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि कोशिका की खोज किसने करी थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक ने 1665 में करी थी। उन्होंने एक बोतल की कार्क ली। कार्क लकड़ी के तने का एक टुकड़ा होता है जिसे बोतल की ढक्कन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने एक बोतल की कार्क ली और उसे खुद के बनाए सूक्ष्मदर्शी में जांचा। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। सूक्ष्मदर्शी एक उपकरण है जिसका उपयोग उन चीजों को देखने के लिए किया जाता है जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। उस बोतल की कार्क में उन्होंने दीवारों से घिरा हुआ एक खाली स्थान पाया। उस संरचना को उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के जैसा माना, जिसे उन्होंने बाद में नाम दे दिया कोशिका। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि संजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम एक उदाहरण देखते हैं। प्याज का एक छिलका लें और उसे सूक्ष्मदर्शी के नीचे जांचें। इसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है। एक प्याज का छिलका लेना है और उसमें आयोडीन डालना है। जब हम उसे सूक्ष्मदर्शी के नीचे जांचेंगे तो हमें दीवारों से घिरी हुई बहुत बड़ी सी संरचना दिखाई देगी, जैसा कि हम इसे चित्र में दिखाई दे रही है। सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देगी और इस क्रियाकलाप से हमें यह पता चलेगा कि विभिन्न आकार के प्याज के सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान होती हैं। प्याज के आकार से इनका कोई लेना देना नहीं होता। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हमें दिखती हैं वे प्याज की मूलभूत इकाई हैं और इन संरचनाओं को हम कहते हैं कोशिका। इस प्रकार न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिका सभी जीवों के शरीर की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका कई आकार में होती है जो 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होती है। उसके बाद मैथ्यू स्लेडन और थियोडोर श्वान ने कोशिकाओं के सिद्धांत के बारे में बताया। मैथ्यू स्लेडन ने यह बताया कि पौधे भी इन्हीं कोशिकाओं के बने होते हैं जिन्हें कहते हैं पौधे कोशिकाएं। थियोडोर श्वान ने यह बताया कि पशु भी इन्हीं कोशिकाओं के बने होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पशु कोशिकाएं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि कोशिका क्या होती है और कोशिका की खोज किसने की। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि कोशिका की संरचना कैसे की जाती है और एक कोशिकाएं और बहुकोशिकाएं के बीच में अंतर क्या होता है।
दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से आज के पढ़ाए इन विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। कोशिका की खोज किसने की थी? थियोडोर श्वान, एंटोन वैन लीएनहॉक, मैथिस क्लेडन, रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किस साल में हुई थी? 1668, 1665, 1662, 1628। वह कौन सी चीज है जिसमें रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिकाओं का निरीक्षण किया था? दीवार, बॉटल कॉर्क, रबर, बालों का बैंड। किसने पशु कोशिका की खोज की थी? थियोडोर श्वान, एंटोन वैन लीएनहॉक, मैथिस क्लेडन, रॉबर्ट हुक। किसने पादप कोशिका की खोज की थी? मैथिस क्लेडन, रॉबर्ट हुक, थियोडोर श्वान, एंटोन वैन लीएनहॉक। कोरोना, डरे नहीं, एहतियात बरतें। ग्रामीण भाइयों और बहनों, टीवी, मोबाइल, समाचार पत्रों के माध्यम से आप इस महामारी कोरोना के बारे में जान गए होंगे। ये आप जानते हैं कि सावधानी इलाज से बेहतर है। आप भी उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि अभी के स्थिति में अपने गांव में कोरोना नामक इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए क्या करें। तो आप ये कार्य अवश्य करें। भीड़ भाड़ से बचें। अधिकतर समय अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताएं। अगर निहायत ही जरूरी हो तो कम से कम सदस्य घर से बाहर निकले। बाहर से लौटे तो हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। बहुत लोगों के साथ बैठने की आदत है तो उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें। शादी, ब्याह, कोई भी बड़ा आयोजन अगर पहले से तय नहीं है तो उसे स्थगित कर दें। अगर तय है तो बहुत बड़ा आयोजन ना करें। समारोह में उपस्थित लोग एक दूसरे के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें ताकि संक्रमण ना फैल पाए। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दें, क्योंकि ऐसे आयोजनों में अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। थोड़ा सा एहतियात, थोड़ी सी सावधानी से इस महामारी को फैलने से रोकें। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा जनहित में जारी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104 पर। चलिए देखते हैं आज की कहानी को, जिसका नाम है लूना और तूफान, और जानते हैं कि ये लूना और तूफान के पीछे क्या रहस्य है। लूना डॉग सर्विस कंपनी, क्योंकि हर कुत्ते के पास है एक खास हुनर। एक छोटी सी बच्ची है लूना, जो एक ऐसी दुनिया में रहती है जहां महिलाएं पहले ही कामयाब हो चुकी है। आप अगर ना समझ पाए और यदि वो नाराज हो जाए तो उसे माफ कर दे। आपने पूछा क्या समझना है? यही कि लड़कियां कुछ भी कर सकती है। लूना की दुनिया में तो उन्होंने पहले ही सब हासिल किया है। लूना के पैरों में कीचड़ लगा है, उसके बाल बिखरे हैं, उसके चेहरे से हमेशा व्यस्तता झलकती है। उसके पास करने के लिए कई चीजें हैं, जैसे समस्याओं को हल करना, अनोखी जगहों पर जाना आदि। रास्ते पर घूमने वाले कुत्ते उसे बेहद पसंद है। उसके पास कुत्तों की पूरी फौज है, जिसमें शामिल है छोटे बड़े, बूढ़े जवान, हर उम्र के कुत्ते जो उसके दोस्त हैं। वो सुबह के नाश्ते से बचा हुआ खाना उन्हें खिलाती है। वे लूना के पीछे स्कूल में जाते हैं। स्कूल के बाद वो उन्हें ब्रश कराती है और उनका ख्याल रखती है कि उन्हें गर्मियों में साफ पानी मिले। वो उनके साथ दौड़ती है। लूना जानती है
कि कुत्तों का प्यार बिना किसी शर्त के होता है। अब भी कई कुत्ते सड़कों पर रहते हैं और ये बात लूना को परेशान करती है। कभी लोग उनकी देखभाल करते हैं तो कभी वे स्कूटर से टकराकर घायल हो जाते हैं। इससे लूना को दुख होता है। एक दिन उसने एक योजना बनाने का फैसला किया। काफी लंबे समय के लिए थी योजना, जिससे सब ये जान सके कि कुत्ते बहुत अद्भुत होते हैं। इसलिए लूना अपनी नोटबुक लेकर शोध करने निकली। उसने अपने सभी कुत्तों का इंटरव्यू लिया। आप क्या कर सकते हैं? उसने उनकी नाक सहलाते हुए पूछा। आप कैसे मदद कर सकते हैं? उन्होंने उसे दिखाया। हम आपको खोई चीजों को खोजने में मदद कर सकते हैं। जब लोग उन्हें पालते हैं तो लोग खुशी महसूस करते हैं। वे घर पर रहने वाले बच्चों और बूढ़ों के बढ़िया दोस्त हो सकते हैं। लूना ने सोचा कि वो स्कूल में भी अच्छे होते हैं। ये बात उसने अपनी सूची में शामिल कर दी। इसके अलावा वे सभी को शांत करते हैं। लूना अपने शोध को जांचने एक व्यस्त सड़क पर निकली। उसने एक महिला पुलिस से पूछा, कुत्ते क्या काम कर सकते हैं? जहरीन, जो महिला पुलिस कर्मचारी थी, वो हंसी। वे उन लोगों को सड़क पार करने में मदद कर सकते हैं जिन्हें देखने में कठिनाई होती है। उन्हें किसी जरूरतमंद के साथ घर पर छोड़ा जाए तो आपातकालीन सेवा से संपर्क करना उन्हें सिखाया जा सकता है। जहरीन नीचे झुककर अपने कुत्ते को सहलाने लगी। लूना ने गौर नहीं किया था। उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया था। हाँ, कुत्तों को पुलिस बल, सेना और समुद्र तट पर भी लाइफ गार्ड के रूप में नौकरी मिल सकती है। लूना ने हर कुत्ते को नौकरी देने वाली एक कंपनी शुरू की और उनका प्रशिक्षण, ट्रेनिंग भी शुरू किया। बैठो, खड़े रहो। हालांकि ये सब उन्हें इनाम देकर होता था। उसने अपने हर कुत्ते की तस्वीरें ली और पहचान पत्र बनाए। फिर प्लेसमेंट के लिए शहर भर में उनके पोस्टर्स चिपकाए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि लूना के कुत्तों को उनकी पहली नौकरी कहाँ मिली? स्कूल में। बिल्कुल सही। लूना's quest to get every dog a job। लूना डॉग सर्विस कंपनी का अभ्यास आप 4-4 के ग्रुप में जाकर पूरा करेंगे। अपने मोबाइल से तस्वीरें लें, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करें और नोट्स बनाएं। पहला भाग। पुराने अभ्यासों में आपने समाज की बड़ी परेशानियों को ढूंढा। अब आप अभ्यास पुस्तिका के अनुसार अपने आइडिया को इन्फोग्राफिक के रूप में लिखें। दूसरा भाग। आपको एक पोस्टर बनाना होगा जो आपके ग्राहकों को आपके उत्पाद के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उसके बाद लूना की तरह अपनी पिच तैयार करें। तीसरा भाग। अब इसके बाद बाहर जाओ और ये सब लोगों को दिखाओ। उनकी प्रतिक्रियाओं के बारे में अभ्यास पुस्तिका में फॉर्मेट के अनुसार लिखो। अब ये करने के बाद अगली गतिविधि को पढ़िए, सीखिए और सफलता की ओर बढ़िए। माँ, सब्जी सजा दी है, अब स्कूल जाऊं? अरे अभी बोहनी का समय है, आज स्कूल नहीं भी जाएगी तो क्या हो जाएगा। अरे चंपा दीदी, आओ आओ आओ, बोलो काका तौल दो। तो बहन, हमको ना 1 किलो टमाटो 1 किलो पोटैटो दे दो। टमाटो ये सब हमरा पास ना है। अरे है तो, वो का है? टमाटो मतलब आलू और पोटैटो मतलब टमाटर। अरे माँ, कितनी बार बताओ? टोमेटो मतलब टमाटर और पोटैटो मतलब आलू।
आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम पार्ट 5 पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पार्ट 5 में क्या पढ़ना है हमें। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो चलिए देखते हैं विभाजन एल्गोरिथम। यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं जहां gx 0 के बराबर नहीं है, तो हम बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर gx गुने में qx जमा rx हो, यानी px बराबर में gx इंटू qx प्लस rx है। विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से px भाज्य है, gx भाजक है, qx भागफल है तथा rx शेषफल है। चलिए उदाहरण देखते हैं एक। 2x वर्ग प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए भाग देते हैं। 2x का वर्ग प्लस 3x प्लस 1 भाज्य है तथा x प्लस 2 भाजक है। अब हमें इस x में ऐसी संख्या से गुना करना है ताकि 2x का वर्ग आ जाए। तो अगर मैं x में 2x से गुना करूं तो 2x का वर्ग आ जाएगा, इसीलिए ये 2x हमारा भागफल होगा। अब इस 2x से हम x प्लस 2 में गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 2x का वर्ग जमा 4x। तो इसको हम लिखेंगे भाज्य के नीचे। अब घटा करने के लिए हमें इसके साइन को बदलना होगा, तो हम प्लस की जगह पर माइनस लिखेंगे तथा यहाँ पर क्योंकि कोई साइन नहीं है तो इसका अर्थ है कि यहाँ प्लस है, इसीलिए यहाँ पर भी माइनस लिखेंगे। अब अगर मैं 2x वर्ग में से 2x वर्ग को घटा दूं तो आंसर 0 आएगा। इसी प्रकार 3x में से अगर 4x घटाऊं तो माइनस का x आएगा, प्लस हम ऊपर से ये 1 नीचे लिख लेंगे। अब इस x में हमें ऐसी संख्या से गुना करना है ताकि माइनस का x आ जाए। तो अगर मैं -1 से x में गुना करूं तो माइनस का x आएगा। अब -1 से x प्लस 2 में गुना करने पर माइनस का x माइनस का 2 आएगा। आगे अब हम फिर से इसके साइन को चेंज करेंगे। माइनस जो है वो प्लस में बदल जाएगा तथा फिर से ये माइनस का साइन है तो ये भी प्लस में बदल जाएगा। अब माइनस के x में प्लस का x करने पर आंसर 0 आएगा तथा प्लस के 1 में प्लस का 2 करने पर प्लस का 3 आएगा, यानी ये जो प्लस का 3 है वो शेषफल है। तो चलिए अब हम विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करते हैं। यहाँ पर px बराबर है 2x का वर्ग जमा 3x जमा 1 के, gx बराबर है x जमा 2 के, qx बराबर है 2x माइनस 1 के तथा rx बराबर है 3 के, तथा विभाजन एल्गोरिथम होता है px बराबर में gx इंटू में qx प्लस rx। तो यहाँ पे हम मान रखते हैं px, gx, qx तथा rx का। तो ये आएगा 2x का वर्ग प्लस 3x प्लस 1 बराबर में x प्लस 2 गुने में 2x माइनस 1 प्लस 3। इसको आगे हल करने पर यह आएगा 2x का वर्ग माइनस x प्लस 4x माइनस 2 प्लस 3।
इसको आगे हल करते हैं हम, तो ये आएगा 2x का वर्ग जमा 3x जमा 1। तो आप देख सकते हैं कि px का मान जो है वो बराबर आ गया है gx इंटू qx प्लस rx के। तो यहाँ से विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच हो गई है, दोनों बराबर हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। इस वीडियो में हमने सीखा कि विभाजन एल्गोरिथम में px का मान बराबर होता है gx गुने में qx जमा rx, जहां पर px भाज्य है, gx भाजक है, qx भागफल है तथा rx शेषफल है। अगली वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है जैव प्रक्रम। अब तक हम इसके 3 भाग कर चुके हैं और ये इसका चौथा भाग होगा। और अब तक हमने जाना है जैव प्रक्रम क्या होता है और हमने बात करी है एक जैव प्रक्रम की जिसका नाम है पोषण। आज हम दूसरे जैव प्रक्रम की बात करेंगे जिसका नाम है श्वसन। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सवाल से। तो सवाल है कि सांस लेना और श्वसन में क्या अंतर है। अब इसका जवाब आपको पहले भाग में भी बताया गया था, परंतु ये सवाल फिर से इसलिए डाला गया है ताकि हम याद कर सके कि ये दोनों अलग हैं। तो अगर हम सांस लेने की बात करें तो सांस लेना वह प्रक्रम है जिसमें हम सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, यानी कि इनहेल करना और एक्सहेल करना, बस इतना ही होता है सांस लेना। तो सवाल आता है कि फिर श्वसन क्या है। तो चलिए एक बार श्वसन की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये डेफिनेशन आप अपनी कॉपियों में भी लिख लीजिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। तो श्वसन की डेफिनेशन है कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पोषण प्रक्रिया के दौरान लिया गया भोजन शरीर की कोशिकाओं में विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं के लिए ऑक्सीजन की मदद से ऊर्जा बनाता है। अब हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बदलता है ग्लूकोज के अंदर और ग्लूकोज से ही मिलती है हमें ऊर्जा। तो ग्लूकोज से जो ऊर्जा मिलती है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रक्रम है, इस प्रक्रम को कहा जाता है श्वसन। ऑक्सीजन हमें इस प्रक्रम के लिए चाहिए होता है और इसलिए सांस लेना श्वसन का एक भाग है। तो चलिए अब देखते हैं कि श्वसन के अंदर होता क्या है और ये किस तरीके से होता है। शुरुआत करते हैं एक लाइन से जो शायद आपको अजीब लगे। कुछ जीवों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती ही नहीं है। अब जहां पर हमें कंफ्यूजन थी कि सांस लेना और श्वसन एक ही चीज है, वहां पर कुछ ऐसे जीव भी हैं जो श्वसन प्रक्रिया परफॉर्म करते हैं और वहां पर ऑक्सीजन होती ही नहीं है। परंतु हम जानते हैं कि ऐसे ज्यादा जीव नहीं हैं और जितने भी जीव हैं उनमें से ज्यादातर को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है और हम ऑक्सीजन किसकी मदद से लेते हैं? फेफड़ों की। वहीं अगर हम पौधों की बात करें तो पौधों के पास फेफड़े तो होते नहीं, परंतु उनकी पत्तियों में और उनके तनों में रंध्र होते हैं जिसकी मदद से वो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ से एक बात समझ में आती है कि श्वसन 2 तरीके से होता है। एक तो होगा जब ऑक्सीजन होगा और तब होगा जब ऑक्सीजन नहीं होगा। तो इससे हमें पता चला कि श्वसन 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है वायवीय श्वसन। अब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें वायु होगी, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। अब इसके भी नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर वायु नहीं होगी, यानी कि ऑक्सीजन नहीं होगा। तो दूसरा वाला जो है उसके अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी।
श्वसन के इन दोनों तरीकों में एक बात समान है, और वो बात ये है कि इन दोनों में ही सबसे पहला चरण होता है पायरुवेट बनाने का। पायरुवेट एक्चुअली ग्लूकोज से बनता है, जो कि एक 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। यानी कि ये जो 6 कार्बन वाला अणु है, इसको सबसे पहले तोड़ा जाता है 3 कार्बन वाले अणु में, जिसे कहा जाता है पायरुवेट। यह जो प्रक्रम है ये होता है कोशिका द्रव के अंदर, यानी कि जो हमारा ग्लूकोज है वो कोशिका द्रव के अंदर सबसे पहले टूटेगा पायरुवेट में। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या तो होगा वायवीय श्वसन या होगा अवायवीय श्वसन। तो अगर वायवीय श्वसन होता है तो इसके अंदर 3 कार्बन वाला जो पायरुवेट है उसके अणु को विखंडित करके कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और साथ में मिलेगा जल, और उसके साथ ऊर्जा तो हमें मिलेगी ही। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। पायरुवेट में ऑक्सीजन आएगा जो कि हम श्वसन में सांस लेने से लेते हैं, और ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी जो हम श्वसन से वापस बाहर छोड़ देते हैं। जल मिलेगा जिसका हम कई तरीकों से यूज करते हैं, और साथ में मिलेगी ऊर्जा, जिसके लिए ये पूरा प्रक्रम किया गया था। और इस ऊर्जा का हम इस्तेमाल करेंगे हमारे बहुत सारे कामों के लिए। अब अगर अवायवीय श्वसन होता है तो उसके अंदर क्या होगा? हो सकता है कि उसके अंदर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बने, और हो सकता है ये ना बने। हम अभी जानेंगे कि क्या होगा अगर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता और ऐसा क्यों होता है। पर अगर अवायवीय श्वसन है तो उसमें ज्यादातर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है, और यहाँ पर ये होता है कोशिका द्रव के अंदर। यहाँ पर हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इथेनॉल जो कि एक अल्कोहल है, और साथ में मिलेगी ऊर्जा। परंतु ये वाली जो ऊर्जा होती है ये वायवीय श्वसन में जितनी ऊर्जा मिलती है उससे काफी कम होती है। ये इसके उदाहरण हम ले सकते हैं कि ये यीस्ट सेल के अंदर होते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पैरों में दर्द होता है जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज्यादा भागते हैं। अब इसका कारण ये है कि हमारे पैरों में बनती है लैक्टिक एसिड, और ये जो लैक्टिक अम्ल है इसका बनने का कारण होता है ऑक्सीजन की कमी। अब ऑक्सीजन की कमी क्यों होगी? अब मान लीजिए आप बहुत देर से भाग रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको ऊर्जा चाहिए होगी, और जब आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए होगी तो हमारा शरीर बहुत ज्यादा ऊर्जा बनाएगा। अब ज्यादा ऊर्जा बनाने से क्या होगा? हमारे शरीर के पास जितनी भी ऑक्सीजन है वो सारी इस्तेमाल हो जाएगी और हमें और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी। परंतु कई बार क्या होता है कि हमें जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है हम उतनी ले नहीं पाते, और उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे पास जो पायरुवेट होता है उसको टूटने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और इसलिए वो लैक्टिक अम्ल बनाता है और बनाता है ऊर्जा। ये ऊर्जा कम होती है जितनी हमें ऑक्सीजन होती तो मिलती उससे, और जो लैक्टिक अम्ल बनता है उसकी वजह से हमारे पैरों में दर्द होता है। तो ये भी एक तरह से उदाहरण है अवायवीय श्वसन का, क्योंकि यहाँ पर भी ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ पर जो ये बनता है हमारी मांसपेशी की कोशिकाओं में, क्योंकि हम भागते हैं तो हमारी मांसपेशियों का ही इस्तेमाल हो रहा होता है। अब श्वसन के दौरान जो हमारी ऊर्जा बनी उसका इस्तेमाल क्या होता है? क्या हम सारी की सारी ऊर्जा उसी समय इस्तेमाल कर लेते हैं? दरअसल ऐसा नहीं होता। हम जो ये ऊर्जा बनाते हैं इसे हम इकट्ठा करते हैं ताकि जब हमें जरूरत पड़े तब हम उसका इस्तेमाल कर सकें। तो जो श्वसन के दौरान ये जो ऊर्जा बनी उसका उपयोग तुरंत एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट नामक अणु को संश्लेषित करने के लिए किया जाता है। अब ये जो एटीपी होता है ये मान लीजिए पैसों की तरह होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पैसे होते हैं तो आप क्या करते हैं, आपको जो चीजें चाहिए होती है आप उसे जाके खरीदते हैं। इसी तरीके से हमारे शरीर में ऊर्जा होती है पैसों की तरह, और हमारे शरीर को जहां जहां ऊर्जा इस्तेमाल करनी होती है वहां वहां उन्हें इस्तेमाल करता है। अब मान लीजिए आपके पास कम पैसे हैं तो आप क्या करेंगे, आप फालतू की चीजें कम खरीदेंगे और जितनी काम की चीजें होंगी सिर्फ उन्हीं पे पैसा खर्च करेंगे। तो हमारा शरीर भी कुछ ऐसा ही करता है। जब हमारे पास ऊर्जा की कमी होती है तो वो ज्यादा फालतू की जो क्रियाएं होती हैं उनमें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करता और सिर्फ काम की चीजों के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। ये तो हुई मनुष्य की बात। चलिए अब जानते हैं पौधों में ये प्रक्रिया किस तरीके से होती है। पौधे रंध्र के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करते हैं।
अब ये कैसे होता है ये बात तो आप जानते ही हैं। रात के समय CO2 उन्मूलन प्रमुख गतिविधि होती है, क्योंकि रात के समय प्रकाश संश्लेषण होता नहीं है, तो पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कोई खास जरूरत होती नहीं और उन्हें सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए होती है। और इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रात के समय पेड़ वातावरण में छोड़ देते हैं, और इसीलिए कहा जाता है रात के समय पेड़ों के पास नहीं रहना चाहिए। और दिन के दौरान ऑक्सीजन निष्कासन प्रमुख गतिविधि होती है, क्योंकि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण होता रहता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन की प्रक्रिया से छोड़ी जाती है उसका इस्तेमाल हो जाता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। और प्रकाश संश्लेषण से जो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है वो इतनी ज्यादा होती है कि पौधों को उसे वातावरण में छोड़ना पड़ जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं उन जीवों की जो जमीन पर नहीं रहते, जैसे कि मछलियां। क्योंकि ये पानी में रहती हैं, तो पानी में रहने वाले जानवरों को पानी में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करना होता है, क्योंकि वो सतह पर आकर ऑक्सीजन तो ले नहीं सकते। और इसलिए पानी में घुले ऑक्सीजन की मात्रा क्योंकि कम होती है, इन जीवों में सांस लेने की दर बहुत ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए मछलियां बहुत तेजी से सांस लेती हैं और उनमें गिल्स यानी कि गलफड़े होते हैं जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पानी को छोड़ देते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि मानव में श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन किस तरीके से ली जाती है। दरअसल मानव में वायु शरीर के अंदर नासाद्वार द्वारा जाती है और यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। कंठ में उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वायु मार्ग निपतित न हो जाए। उसके अलावा फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में अंतकृत हो जाते हैं और इन संरचनाओं को कहा जाता है कुपिका। कुपिका कुछ इस तरह का दिखता है। कुपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका में मौजूद वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है और ये काम होता है हीमोग्लोबिन से, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और ऑक्सीजन को लेकर सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने बात क्या करी। दरअसल इस वीडियो में हमने जाना श्वसन के बारे में। इसके बारे में आप और ज्यादा अपनी NCERT की किताब के जैव प्रक्रम वाले अध्याय में पढ़ सकते हैं। वहां पर आपको पढ़ना है श्वसन, जहां पर आपको इन सभी के बारे में और अच्छे से डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए जान लेते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। अगली वीडियो में हम नया जैव प्रक्रम शुरू करेंगे जो कि है वहन। तो आपको दो काम करने हैं। पहला काम आपका है कि आपको श्वसन अच्छे से पढ़कर आना है और दूसरा आपका काम है कि जब अगली कक्षा होगी तो उस समय आपको वहन अच्छे से पढ़कर आना है, जिससे आपको वहन और अच्छे से समझ में आए। इस वीडियो के लिए इतना ही। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरते। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श
और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में आपको जो पढ़ाया गया हो वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल हो जो आपने नोट किया हो, उसको आप उन्नयन ऐप पर अपने सवाल को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को पूछ सकते हैं। वहां आपको उसी विषय के विशेषज्ञ द्वारा जवाब दिया जाएगा। अगर आपके पास इंटरनेट या मोबाइल नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप फोन करके भी हमें संपर्क कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासा मिटा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, इसे नोट कर लें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल के लिए ईमेल आईडी स्क्रीन पर दिया गया है, biharunnyan@gmail.com। आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं और वहां पे भी आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। बच्चों, ईमेल करने से बेहतर होगा अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो आप उन्नयन ऐप का इस्तेमाल करें। उस पर आप सभी वीडियो को भी दोबारा देख सकते हैं और अपने सवालों का संशय भी मिटा सकते हैं। आज के एपिसोड का पुनः प्रसारण देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और इकोवेशन के चैनल पर डाली गई वीडियो को देख सकते हैं। यह प्रसारण आज 2 बजे के बाद कभी भी आप देख सकते हैं दोबारा YouTube पर। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। बाय बाय बच्चों।